A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT, IDT for CA final and taking both group mentoring. So, here I am with the last day revision of your CA final November 22 exam. Already I have uploaded international taxation along with questions. Already I have uploaded MAT minimum alternate text with the revision of the concept and question discussion. Now I am going to upload for you the main crux of the entire questions of various entity. देखो हुआ क्या, एज आई टोल्ड यू इन मैट वाला रिविजन की देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके रीजन से मेरा टाइम थोड़ा सा जो मैंने स्केड्यूल किया था, जब जब आपको क्या देना है, रिवीजन देना है, क्वेश्चंस देना है, वो थोड़ा सा वेस्ट हो गया एंड आई एम ड्रैगिंग बैक नाउ. थोड़ा सा मैं पीछे हो चुकी हूँ. तो व्हाट आई थॉट कि उसको कोप अप भी तो करना है, तो कैसे कोप अप करें. तो अभी की अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक लिंक अपलोड की है, लिंक आपको शेयर किया है एंड दैट लिंक कवर्स ओवरऑल रिवीजन ऑफ वेरियस एंटिटी. उसमें सारे वेरियस एंटिटी का अच्छे से रिवीजन करके रखा है इन 1 hour and I guess 10 minutes. ओवरऑल रिवीजन है वेरियस एंटिटी का, दैट इंक्लूड्स योर AMT, दैट इंक्लूड्स योर AOP, BOI, LLP, दैट इंक्लूड्स योर डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटाइजेशन कॉन्सेप्ट, बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट, दैट इंक्लूड्स योर इन्वेस्टमेंट फंड. दैट मीन्स ऑल अबाउट वेरियस एंटिटी इज बीन अपलोडेड ओवर देयर. अब व्हाट इज लेफ्ट, वो सारे अगर आप कॉन्सेप्ट करते हो और उसके बाद यू जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो विल टेक हार्डली 2 hours. 2 hours के अंदर आई विल कंप्लीट ओवरऑल क्वेश्चंस ऑफ योर वेरियस एंटिटी, AOP, BOI, मैट हमने तो ऑलरेडी कवर कर लिया, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ आपके हो जाएंगे. देन चैरिटेबल ट्रस्ट का आई विल अपलोड अ वीडियो इन दैट ओनली इन 50 to 1 hour, 50 minutes to 1 hour, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 hour. आई विल से मैक्स टू मैक्स 1 hour. Entire concept I will revise for you and entire adjustments of the charitable trust I will be revising for you, जो तुम्हें बहुत beneficial होगा ही होगा. तो that means as promised international taxation, as promised various entity I am going to provide you. International already done, in various entity MAT already done, in various entity concept revision video already shared to you, and that link I will be sharing in the description again. Okay, वो link मैं again description में share करूँगी. all the important links, that is international वगैरह सब कुछ है उसके अंदर. Now what is task left for me to discuss the questions of various entity and charitable trust का revision, because in this video वो 1 hour 20 minutes के वीडियो में you would not find charitable trust. तो सेपरेटली चैरिटेबल ट्रस्ट का रिवीजन प्लस क्वेश्चन डिस्कशन एंड आई टेक अ चैलेंज टू कंप्लीट इट इन ओनली 1 hour. थोड़ा सा अगर एक्सटेंड हुआ तो 1 hour 15 minutes हो सकता है, नॉट मोर देन दैट. दैट मीन्स इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड वेरियस एंटिटी दैट कम्स फॉर 60 marks एटलीस्ट 60 marks का जो आता है वो मेरी तरफ से आपके लिए होगा, विथ क्वेश्चन तो होगा ही होगा. देन I have shared on Telegram channel GAR का लिंक, I have shared 269 SS ST वाला लिंक, उसमें वो आपका कवर हो जाता है. तो दैट मीन्स जितना इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ टैक्स का भी रिविजन लिंक आई हैव शेयर्ड. 30 minutes में एंटायर रेट ऑफ टैक्स आई हैव रिवाइज्ड फॉर यू. Going to be beneficial? Yes, for sure going to be beneficial because I go only exam oriented. Now I am going to start for you various entity, overall various entity के questions I am going to start, and I am going to start from my last questions. Why I am going to start from my last question? Because मेरी जो book है that is divided into warm up and brain teaser. ब्रेन टीजर्स आर द क्वेश्चन दैट इज ऑफ हायर लेवल. तो हायर लेवल के क्वेश्चन हम पहले कवर करेंगे, फिर जो वार्म अप है या फिर ICI के इलस्ट्रेशंस है वो स्लो लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो क्विक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 41 इज अबाउट पार्टनरशिप.
तो हियर वी हैव टू डू व्हाट, सबसे पहले डायरेक्टली व्हेनेवर यू हैव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, आई वुड से डायरेक्टली आपको जंप करना है किस पे, यू शुड डायरेक्टली जंप टू रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में दिया है टोटल इनकम कंप्यूट करना है फर्म, दैट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन दैट रिलेट्स टू असेसमेंट ऑफ फर्म। ये क्वेश्चन किसको रिलेट करता है, द क्वेश्चन रिलेट्स टू असेसमेंट ऑफ फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। मतलब मुझे सारे प्रोविजंस किसके याद आना चाहिए, स्क्रॉल डाउन होना चाहिए सारे प्रोविजन एलएलपी के। रिपीटिंग अगेन, वॉच दैट वीडियो, उसको देखने के बाद ही जस्ट ये क्वेश्चंस को तुमको देखना है, तुम्हारा काम बन जाएगा, फॉर श्योर बन जाएगा। चलो क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैंने ऑलरेडी चीजें यहाँ पे लिख के रखी है तो क्विकली हो जाएगा। एक्स वाई एंड HUF ऑफ जेड, जेड का एक HUF है दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, ठीक है। तो एक्स वाई एंड जेड का HUF आर द पार्टनर्स, दिस थ्री आर पार्टनर्स दैट शेयर इक्वल प्रॉफिट, दे आर शेयरिंग इक्वल प्रॉफिट। एंड मेसर्स पॉपुलर विच इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टीवी, ठीक है। तो दे आर सेइंग एक्स वाई जेड इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी आर द पार्टनर्स विथ इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फर्म। फर्म का नाम क्या है, मेसर्स पॉपुलर इज द नेम ऑफ द फर्म। एम आई कंसर्न अबाउट दैट, नो। Earlier partnership deed do not authorize payment of remuneration or interest. पार्टनरशिप डीड पहले नहीं थी, देयर वॉज नो पार्टनरशिप डीड बट डीड वॉज रिवाइज्ड। अब डीड थी बट उसमें डीड में रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट पॉइंट नहीं लिखा था। देयर वॉज डीड बट रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा था। एंड पार्टनरशिप डीड देयरफॉर रिवाइज्ड ऑन 1st of June 2021 टू ऑथराइज रेम्यूनरेशन दिस मच टू द वर्किंग पार्टनर। हमने पढ़ के रखा है इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि रेम्यूनरेशन टू बी गिवन ओनली टू वर्किंग पार्टनर एंड रेम्यूनरेशन विल बी गिवन ओनली इफ इट इज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। हमने ये पढ़ के रखा है कि रेम्यूनरेशन किसको मिलता है, रेम्यूनरेशन इज प्रोवाइडेड ओनली टू वर्किंग पार्टनर एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड ओनली व्हेन इफ इट इज प्रोवाइडेड इन डीड। अगर ये डीड में प्रोवाइड होता है तो ही रेम्यूनरेशन देना है। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट कितना देना है, ओनली 12% देना है। कितना देना है, ओनली 12% कैपिटल पे आपको क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। एंड सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट, कैन आई गिव इंटरेस्ट इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द डीड, नो यू कैन नॉट गिव इंटरेस्ट। दैट मीन्स वेदर इट इज रेम्यूनरेशन वेदर इट इज इंटरेस्ट, कंपल्सरी क्या है, दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन डीड, तभी आप क्या कर पाओगे, इसे पे कर पाओगे। नाउ यहाँ पे बोलते हैं कि 1 जून को क्या किया, रिवाइज किया है। क्या इससे पहले का रेम्यूनरेशन वी कैन पे, नो, रेट्रोस्पेक्टिव कुछ नहीं होता है, हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही होगा। नाउ 1 lakh इज ऑथोराइज एंड दे ऑथोराइज 15% इंटरेस्ट। कैन आई गिव 15% इंटरेस्ट, ऑब्वियसली नॉट, इवन इफ इट इज गिवन इन डीड यू कैन गिव ओनली 12% ऑफ द इंटरेस्ट। नाउ दे आर सेइंग प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म शोन इज, नेट प्रॉफिट कितना है, 10 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट आफ्टर द डेबिट क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग। ऑल दिस थिंग्स का डेबिट क्रेडिट हैज बीन गिवन टू यू, ये सारी चीजों का क्या दे के रखा है आपको, डेबिट एंड क्रेडिट दे के रखा है। नाउ फर्स्ट थिंग, इंटरेस्ट दैट अमाउंट्स टू 5 लाख, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट अमाउंटिंग 5 लाख ईच, डू नॉट इग्नोर दिस वर्ड each, 5 lakh each, interest amounting 5 lakh each paid to the partners. That means there are 3 partners into 5 lakh, that comes to be 15 lakh. 15 lakh is the interest. This 15 lakh is what? ये 15 lakh कितना है, 15%. Can I do the 100%? अगर 15 लाख का x का 15% कितना है, 15 लाख है, तो 100% कितना होगा, कैन आई डू 15 डिवाइड बाय 15%, तो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट कि ओवरऑल टोटल कैपिटल कितनी थी जिसपे दे आर गिविंग इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज द एक्सेस इंटरेस्ट दे आर गिविंग, 3% इज द एक्सेस इंटरेस्ट दे आर गिविंग, बिकॉज 12% अलाउड है, दे आर गिविंग 15%, तो 3% का एक्सेस इंटरेस्ट शुड बी एडेड बैक। इसका तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। क्विकली देख ले, क्या ऐसा ही किया है इन्होंने, सबसे पहले दे हैव टेकन द प्रॉफिट, यस, इंटरेस्ट कितना है 12%, एक्सेस इंटरेस्ट उन्होंने ऐड किया। कैसे, यू कैन कैलकुलेट, क्विकली कैलकुलेट कर लो, 15 लाख डिवाइड बाय 15% इंटू 3%, क्या यही आता है, यस, इट विल बी डेफिनेटली दिस। फर्स्ट एडजस्टमेंट डन, यस डन। Remuneration to the partner including partner in representative capacities 30 lakh. You are paying 30 lakh remuneration to the partner.
रेम्यूनरेशन अलाउड है, यस मैम अलाउड है रेम्यूनरेशन, बट कितना अलाउड है इसके लिए भी यू नो वन थिंग कि फर्स्ट 3 लाख पे हमको क्या करना होता है, फर्स्ट 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट, सबसे पहले तो वी हैव टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट, देन आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट फर्स्ट 3 लाख पे 90% इज अलाउड एंड आफ्टर दैट द रिमेनिंग पोर्शन कितना है 60% वी कैन गिव ऑन द रिमेनिंग पोर्शन। तो इसके लिए पहले तो अभी क्या करो रेम्यूनरेशन एड बैक कर देते बिकॉज वी हैव टू चेक कि कितना रेम्यूनरेशन अलाउ होगा। तो व्हाट वी विल डू, सी हियर रेम्यूनरेशन 30 लाख अभी हमने क्या कर दिया एड बैक कर दिया क्योंकि हमको चेक करना है कि कितना वुड बी अलाउड। वी विल डू बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से चेक करेंगे कि क्या है। तो कैसे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वी विल सी। सेकेंड, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 2 लाख टू जेड ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय हिम। इंटरेस्ट कितना है 2 लाख, 2 लाख इज द इंटरेस्ट दैट इज ऑन लोन, लोन पे कितना है 2 लाख का इंटरेस्ट है इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। नाउ इंटरेस्ट अमाउंटिंग कितना 16% का इंटरेस्ट दे आर गिविंग एंड 16% का इंटरेस्ट किस पे दे रहे हैं ऑन योर लोन। तो एक चीज बताओ कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है यहाँ पे भी और यहाँ पे वो कितना क्या बोल के रहे, फिर से एक बार इस चीज को गौर फरमाते हैं, एक बार और फोकस करते हैं। इन हीज इंडिविजुअल कैपेसिटी जेड रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है, जेड क्या है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है, उसको इंटरेस्ट आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहे हो तो ये तो फुल्ली अलाउड है। इवन 16 के 20, 25, 30% भी यू कैन गिव द इंटरेस्ट बिकॉज ही इज पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी बट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट्स इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। रॉयल्टी 5 लाख पेड टू पार्टनर एक्स, पार्टनर एक्स को वी हैव पेड रॉयल्टी हु इज अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर, प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर माय पार्टनर एक्स वॉट एवर नेम कॉल्ड। अरे मेरा पार्टनर है उसको अगर मैं 5 लाख रॉयल्टी दे रही हूँ इट इज नथिंग बट आई एम पेइंग समथिंग टू माय वर्किंग पार्टनर। तो वॉट एवर नेम कॉल्ड मुझे अभी तो क्या करना है, इसको रेम्यूनरेशन ही है ये, दिस इज नथिंग बट रेम्यूनरेशन, मुझे इसको भी क्या करना होगा, मुझे इसको भी डिसअलाउ करना होगा। So I disallow this because whatever name called remuneration paid to a working partner is what remuneration paid to the working partner is disallow क्यों कर रही हूँ मैं, अभी उसको एड बैक कर रही हूँ बिकॉज मुझे वो लिमिट चेक करना है, दैट इज वो 90% एंड 60% वाला। आई होप यू आर गेटिंग दैट। देन टू सेपरेट पेमेंट 18,000 15,000 in cash, oh shit 18 and 15,000 in cash you are paying on same day, सेम डे 1st of February को 2 पेमेंट कर रहे हो सेम पर्सन टू अल्ताफ, 1 पर्सन सेम डे 1 पर्सन को 10,000 के ऊपर यू आर पेइंग इन कैश, तो दिस बोथ आर डिसअलाउड। देन 2 पेमेंट्स 19 and 10,000 मेड इन कैश, 2 डिफरेंट डेट, 2 पेमेंट्स 2 डिफरेंट डेट्स टू 1 पर्सन, एक ही पर्सन को 2 दिन आप अलग अलग पेमेंट कर रहे हो बट ये 19,000 तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो टोटल डिसअलाउ मेरा कितना है, टोटल डिसअलाउ कैलकुलेट करते हैं कितना, 18,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000 52,000 मेरा कितना हो गया, डिसअलाउ हो चुका है। Then amount of 5 lakh provided in the books on 31st March as a liability for remuneration to Shreya, a film artist and a non-resident. You have 5 lakh, you have a liability of 5 lakh. Remuneration is to be paid to Shreya, that is what 5 lakh, a non-resident. Tax deducted at source, you have the tax deducted at source 195 में when you are making payment to a non-resident under section 195 TDS deduct होता है, you have deducted and you have paid it on 3rd of June. If you have paid it on 3rd of June, वो तो वैसे ही लिमिट के अंदर है बिकॉज हमको 31st जुलाई तक क्या करना होता है, वी हैव टू पे टिल 31st जुलाई और सब्सिक्वेंट हमको क्या करना होता है, फाइनेंशियल ईयर तक पे करना होता है। जब हम रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग और द डेट ऑफ TDS एटलीस्ट तब तक मुझे पे करना होता है। इफ आई एम पेइंग टिल दैट डेट विच इज कमिंग, उसी डेट तक मैं पे कर रही हूँ तो यहाँ कुछ डिसअलाउ होने ही नहीं वाला है। देन 6 lakh provided as a gratuity, 6 lakhs provided as a gratuity for the year on the basis of actuarial valuation. Gratuity on the basis of actuarial valuation is allowed. लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, gratuity actually पे कितना किया, only this. तो यहाँ पे बोलते हैं देखो हमने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन किसके लिए बनाया, ग्रेच्युटी के लिए, दैट इज 6 लाख।
Provision for gratuity is allowed based on actuarial valuation. Don't link MAT with that. पूरी बात सुनो. Allowed है, लेकिन allowed तब होगा if it is payable in same year. It is allowed, yes it is allowed, but it is allowed only when it is payable in same year. Same year में current year में ही आप पे करो तब allow होगा. But actual pay कितना किया हमने? Actual pay तो only 1.50 lakh किया. That means इतना disallow होगा 6 minus 1.5 lakh. इसका मतलब आपका क्या है? 1.5 lakh allowed and remaining net 4,50,000 is disallowed. Interest of 1.20 lakh received as income tax refund. You received an income tax refund. अरे it is income from other source. ये income from other source है. तो यहाँ पे इसको क्या करना है? टोटल इनकम में we will take it in income from other source. जल्दी से आप चेक कर लेते हैं कि what is the scenario. हमने जो सोचा क्या सारे आंसर्स वैसे हैं या नहीं है? सी, सबसे पहले एक्सपेंसेस जो डिसअलाउ होंगे, कैन वी से कि हमने इंटरेस्ट का डिसअलाउंस किया था 3% का, यस. डिसअलाउ किया था कैश 52,000, यस. प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी वाई 4,50,000, रिमेंबर 6 लाख माइनस 1.50. देन पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, दोनों डिसअलाउ हो गए. आर यू गेटिंग? देन व्हाई वी हैव सब्ट्रैक्टेड इनकम टैक्स रिफंड? बिकॉज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेपरेटली लेंगे ना. इससे मेरी क्या कैलकुलेट हो गई? बुक प्रॉफिट. इससे मेरा क्या कैलकुलेट हो गया? बुक प्रॉफिट. मैम एक बार बुक प्रॉफिट समझा देते कैसे कैलकुलेट होता है. तो बुक प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट under PGBP. Book profit is nothing, your net profit under PGBP, in which you can subtract depreciation, whether current year ka depreciation or whether brought forward depreciation you can subtract, as well as remuneration if paid to the partner. Remuneration if paid to the partner, add back the remuneration. Allow disallow के सारे adjustment you will do after allow disallow. जितने adjustment you have done इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ये book profit है. आपको सिर्फ depreciation add करना है, depreciation subtract करना है, remuneration add back करना है. बाकी के तो adjustment PGBP के हैं. All the adjustments are from PGBP. ये आपका बुक प्रॉफिट निकल गया. बुक प्रॉफिट में फर्स्ट 3 लाख 90% इतना हो गया एंड रिमेनिंग पे 60% दिस. अरे यही तो अलाउ होगा. रुको, इतना अलाउ नहीं होगा. दिस विल नॉट बी अलाउ. व्हाई? अरे एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी तो यू हैव टू चेक. ओके, दिस इज द बेंचमार्क कि इतना तक यू वुड बी अलाउड एज अ डिडक्शन. दिस इज द बेंचमार्क कि इतना हम तुमको अलाउ करेंगे, बट दिस बेंचमार्क शुड बी सीन एज हमने एक्सपेंस कितना किया, हाउ मच एक्सपेंडिचर वी हैव मेड. तो 1 लाख रुपीज इज माई पर मंथ का रेवेन्यू. बट ये कब से स्टार्ट हुआ है? फ्रॉम 1 जून इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जून. तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, एंड मार्च. तो मार्च तक इट इज 10 months and 3 partners. तो माई रेम्यूनरेशन फॉर दिस plus royalty, do not forget whatever name called that royalty. So that gives me total. वो मुझे कितना total दे रहा है? That gives me total, it is coming to be 35 lakh. So whichever is less, actual expenditure is this, my benchmark is this, allowed will be this, इतना remuneration will be allowed. तो आफ्टर अलाउइंग दिस रेम्यूनरेशन, ये मेरा पीजीबीपी इनकम है. ये मेरा क्या है? पीजीबीपी इनकम है. देन आफ्टर दिस मैम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ये रहा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, माय इनकम टैक्स रिफंड, दैट इज माय ग्रॉस टोटल इनकम. एंड मैम डिडक्शन कुछ भी नहीं दिया है, कोई डिटेल नहीं दी है. दिस इज योर टोटल इनकम और मुझे टोटल इनकम कैलकुलेट करने को ही तो कहा था. दिस वी हैव डन. माय क्वेश्चन नंबर 41 आई हैव डिस्कस्ड विथ यू. आई होप गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Coming to question number 40. फिर से किसके बारे में? अगेन इट इज रिलेटेड टू इट इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप, राइट? चलो. लैम्डा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स. अरे भाई ये क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे फैब्रिक की. बट मुझे एक चीज याद आती है. रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर आई विल बी स्टार्टिंग अ क्वेश्चन I will directly jump to words. What? Compute total income of Lambda Limited. Okay, company का assessment दे के रखा है. They have given assessment of company. What they say? Ignore minimum alternate tax. They have not opted for 115BAA. That means 115BAA they have not opted.
and you have to ignore that. Normal provisions of the company would be applicable. Is it a foreign company? Arey nahi, it is a Indian company, domestic company, limited is being given. Chalo, let us start. If it is a foreign company, they will obviously specify this thing. They are engaged in fabric manufacture. Very good. P&L, profit loss कितना है? Profit loss after debit and credit, they have given 750 is the profit loss. Company assessment, remember this is now company assessment, this is not partnership वाले thing. Depreciation based on useful life is 52 lakh as per Companies Act. No ma'am, as per Companies Act we do not need depreciation. Only हम मैट में ये सारी चीजें देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिए, यहाँ तो हमको इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए. दैट मीन्स वी विल एड बैक दिस डेप्रिसिएशन. ओके, देन इंडस्ट्री पावर टैरिफ कंसेशन 4,80,000 received from Maharashtra state government. You have received some concession of 4,80,000 from Maharashtra government. Maharashtra government से तुमको कोई compensation मिलता है, was credited to P&L. महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यू रिसीव समथिंग एंड क्रेडिटेड टू P&L, तो ऑलरेडी इनकम क्रेडिट हो गया ना. whenever you receive something from government, whenever you receive grant from the government, subsidy from the government, section number 2 subsection 24 income वो कहता है कि यस इट इज टैक्सेबल, ये टैक्सेबल है. उन्होंने क्या किया, एक्चुअली उसको क्रेडिट में ले लिया. नो एडजस्टमेंट नीडेड. कंपनी प्रोवाइडेड 8. देन on next, company has provided 18 lakh being a sum fairly estimated. Company provided meaning जब भी लिखा रहे this is provision. Provided meaning whenever they have written that is provision. तो company provided 18 lakh on fair estimate. This is a fair estimate as payable with reasonable certainty, that is payable with reasonable certainty to the workers on agreement to be entered with worker union towards the periodical wages once in every 3 years. Once in every 3 years they have to pay these things. So once in every 3 years they are paying, but they are saying कि fairly estimated. This is to be paid to the wage. This is to be paid to the workers. तो आपको पता होना चाहिए ICDS allows this fair estimation that is payable once in 3 years. once in 3 years जो आपको पे करना है और अभी की अभी पे करना है, सेम ईयर में आपको पे करना है. रिमेंबर, so that provision is allowed. ICDS allow the thing, so no adjustment needed because they have already considered it. Then dividend received from US company. Ma'am, dividend received from US company, why they have taken it here in PGBP? This is our income from other source. So dividend received from other company, that is to be taken in income from other source. इधर से तो हमको क्या करना पड़ेगा, we have to remove this thing. Loss of 17 lakh का loss due to destruction of machine, that was 24 lakh. 24 lakh का machine loss 17 लाख का हुआ है. मशीन का कॉस्ट 24 लाख का था ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एंड 3 लाख रिसीव्ड एज स्क्रैप. मैम रिसीव्ड ऑफ स्क्रैप मैम इट इज कंसिडर्ड टू बी एन कैपिटल रिसिप्ट. मशीन डिस्ट्रॉयड, ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीन यू आर गेटिंग what you are getting some scrap का वैल्यू, तो ये स्क्रैप का वैल्यू तो कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसिप्ट. तो वी हैव टू remove here from here. ये 3 lakh का receipt I will not consider in my PGBP. This is a capital receipt. मैम provision for gratuity actuarial valuation के बेस पे था 320. However current year में we have paid only 160. Remember provision for gratuity actuarial valuation allowed but it should be payable in same year. अब भी previous question में we have discussed. So whatever is the net basis, only net basis will be disallowed. Otherwise this is allowed and net basis will be disallowed. Ma'am, advertisement done. Advertisement 2,30,000 का by check. Very good. But for political party, you have done for political party, no expenditure is allowed. Add it back. It is not allowed. But remember, you will get deduction. Donation to the political party, so you will get deduction of this 2,30,000. We will see it. Ma'am, long term gain 3 lakh on sale of equity share.
we have sold the equity shares on which STT was paid at the time of acquisition. So long term, again this is a separate head वाला income. Why you have considered it in PGBP? ये तो capital gain का income है, तो we will book it in capital gain. Then normal depreciation as per income tax, now it is 71 lakh. हमने याद है capital company account का depreciation add back किया था. Now we will subtract this 71 lakh that is from income tax related. Then GST 8 lakh collected from a customer. Very good. On appeal to High Court, GST department directed refund 3 lakh. You have collected 8 lakh. Okay. But appeal वगैरह कुछ हुआ and they say कि you have to refund how much 3 lakh, but you have refunded only 2 lakh. 1 lakh is still with you. So if you have 1 lakh, then in such a case that is taxable in your hands. तुम्हें कुछ remission करने का बोला था, you did not did that remission. In such a case, whatever is left that is taxable in your hand. अब जल्दी से कर ले क्वेश्चन. See, this is my PGBP as per the question. ये मेरा प्रॉफिट था, एड लेस कर ले. क्या डेप्रिसिएशन वी शुड एड बैक? वी हैव डन. मैम व्हाट अबाउट प्रोविजन फॉर द वर्कर? ICDS, रिमेंबर ICDS allow this fair estimate on reasonable certainty. Then so no adjustment is needed. Have we done loss of destruction by fire? Loss due to destruction of machine by fire. Loss due to, how can you book this 17 lakh का loss over here? Because it is capital nature का. Add back, add back, add back. Then provision for gratuity. What about provision for gratuity? अरे provision for gratuity allowed, but payment कितना इतने का हुआ है, तो net basis पे they will disallow. Then ma'am, what about political party? Add back. Why? This is not allowed. This is not allowed. Add back to the business income because it is not allowed. This is not allowable. After adding all this thing, now what is the income that need to be credited but has not been credited over here? What about your income tax GST का refund? 1 lakh का you have not refunded to the customer. That is your business का income now. So 1 lakh will be added over here. After this you will get this as your total. Now is there any item credited to P&L but should not be credited? I think this industry wala state government has given you some grant वगैरह, it is okay. Ma'am, dividend was there. Dividend received from other companies, other source. Scrap received is other, that is capital gain. And this long term wala is also capital gain. एक चीज बोलूं, first of all check one thing. What is disallowed? Add back disallowed. Okay. What is disallowed? Add it. Second, what is to be credited? To be credited. Third, then what is separate head? What is separate head wala? You have to consider that. Then one more thing, what is allowed but not taken? Allowed but not taken. You can take this. तो whatever credited should not be credited, उसको भी देख लो. Whatever not credited, उसको credit कर दो. Whatever allowance not given, give that allowance. Whatever is allowed but was not allowed, what should not be allowed, तो उसको disallow करना है. यही तो concept है. So after doing all these things, after this depreciation 71 lakh, ये depreciation को भी मैंने adjust किया, I got this PGBP income. Now focus on this 71 lakh. Ma'am, 3 lakh का scrap you got. Yes, I got 3 lakh का scrap. There are two alternative possible. See, when it comes to the 71 lakh, you can assume कि ये जो scrap का adjustment is depreciation में हो चुका है. Already the depreciation scrap adjustment of in this 71 lakh has already been done. क्योंकि समझो, what you do cost minus scrap, right? Divided by life is your depreciation. Now there is additional 3 lakh का scrap you have got. एडिशनल क्या मिला है तुम्हें? 3 लाख का स्क्रैप मिला है, तो दैट 3 लाख का स्क्रैप शुड बी डिवाइडेड इन द लाइफ. ठीक है, अभी हम कितना डेप्रिसिएशन लगाते हैं पीएनएल में? हम प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगाते हैं? 3 लाख है तो 15% डेप्रिसिएशन वी विल अप्लाई, दैट कम्स टू बी 45,000. 15% लगना चाहिए ना. तो आइदर यू कैन से कि दैट 71 लाख में ऑलरेडी स्क्रैप का एडजस्टमेंट हैव बीन डन. इफ इट इज नॉट सो,
If it is not so, in such a case, assume that we will do like this: 3 lakh का 15% that we will subtract from this 71 lakh, because scrap का adjustment तो करना पड़ता है ना, so you can do that also. So both the views are possible, you have to give accordingly. Now, what was in income from other source, separately written. What was there in capital gain, we have separately written. This is my gross total income, and do not forget 80 GGB, contribution to the registered political party. Registered political party, only registered political party को contribution allowed as deduction if not paid in cash. If not paid in cash, so this is my total income, and they wanted to calculate total income. उन्हें यही चाहिए था कि मैं इसमें क्या करूँ, total income calculate करूँ. तो another brain teaser question, another one of the good question that was possible from my side to explain. Then now this is related to SEZ. Now this relates to what? SEZ. Now what is the concept of SEZ? That if you are in SEZ, just a minute break for my, I want to drink water. Now this is the question with respect to SEZ. अब SEZ के रिस्पेक्ट में ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल के रखा है, पहले SEZ का क्विकली छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ. SEZ का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे होनी चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुड बी इन SEZ एरिया में आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए. इवन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मैन्युफैक्चरिंग ओवर हियर. नाउ for the first 5 assessment year, 100% of the export profit is exempt. For next 5 assessment year, 50% of the export profit is exempt. For next 5 year, पहले 5 year, फिर next 5 year, फिर उसके बाद next 5 year, that is 15th तक जब आप आ जाओगे, for that amount that you have transferred to the reinvestment reserve or your 50% export profit, whichever is less, is exempt. ठीक है, तो 50% of the export profit or the amount transferred to the reinvestment reserve, whichever is less, is exempt. Now, ma'am, what is this export profit? How to calculate export profit? When your total turnover is itna, so your profit is itna. When your total turnover is itna, so your total profit is itna. So when your export turnover is itna, so your export profit kitna? Are you getting the unitary method that you used to apply when you were in 6th class? टोटल इतना तो उसका इतना, व्हेन ये इतना तो उतना कितना, तो सिमिलर है. टोटल टर्नओवर इतना तो माय टोटल प्रॉफिट इतना, एक्सपोर्ट टर्नओवर इतना तो माय टोटल प्रॉफिट इज कितना. I have calculated my export profit. Ma'am, how to calculate total turnover? How to calculate export turnover? For total turnover, take domestic turnover, take export turnover, all the total turnovers in aggregate. But when it comes to your export turnover, only that export turnover that has been the foreign currency has been brought to India. अगर फॉरेन करेंसी आपको इंडिया में मिल चुकी है विद इन द टाइम दैट आरबीआई परमिट्स, तो ही वो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का पार्ट बनता है, एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट बनता है. अदरवाइज इट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट टर्नओवर. मैम टोटल टर्नओवर में वेदर डोमेस्टिक, वेदर इट इज योर एक्सपोर्ट, एवरी टर्नओवर विल बी काउंटेड. फॉरेन करेंसी इंडिया में आया या फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आया, डजंट मैटर ओवर हियर. मैम व्हेन आई कंप्यूट टोटल टर्नओवर, व्हेन आई कंप्यूट एक्सपोर्ट टर्नओवर, कुछ हमको उसमें से एक्सक्लूड करना होता है क्या? डेफिनेटली यू हैव टू एक्सक्लूड सर्टेन थिंग. आपको फ्रेट एक्सक्लूड करना है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस एक्सक्लूड करना है, इंश्योरेंस चार्जेस क्या करना है, एक्सक्लूड करना है. मैम वाई? अरे यू आर डूइंग एक्सपोर्ट, यू आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग में यू आर चार्जिंग टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस. इज इट मेन पार्ट ऑफ योर बिजनेस? मैन्युफैक्चरिंग में यू आर चार्जिंग इंश्योरेंस का एक्सपेंस. इज इट मेन पर्पस ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, ये तुम्हारा डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं है. तो रिमूव फ्रेट, रिमूव टेलीकम्युनिकेशन, रिमूव योर इंश्योरेंस चार्जेस फ्रॉम योर टोटल एज वेल एज योर एक्सपोर्ट टर्नओवर. मैम if export turnover during export turnover I got duty drawback, cash compensatory support, obviously you have to double deduction तुम्हें मिलेगा क्या? डबल बेनिफिट मिलेगा तो नहीं मिलेगा ना. तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में इफ यू गेट कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, इफ यू गेट ड्यूटी ड्रॉबैक, इफ यू गेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनपुट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ऑल दैट शुड बी एक्सक्लूडेड. उसको माइनस करना है, इंश्योरेंस माइनस करना है, फ्रेट माइनस करना है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. Ma'am, when I transfer something to my reinvestment reserve, till what time I should utilize? You have to utilize it within 3 years, and that utilization should be for plant and machinery.
New plant and machinery. New plant and machinery. Ma'am, if my overall plant and machinery ka only 20% part is second hand, then it is okay. Or you have imported a second hand machinery. You have imported a second hand machinery, for you it will be considered to be new plant and machinery only. This you have to understand. Ma'am, if you are manufacturing software is manufactured outside India, still it is deemed to be in SEZ, तो आपको वो जो SEZ के benefit है मिल जाएंगे. Ma'am, we have sent our manpower somewhere, still मिल जाएगा. Ma'am, SEZ का ownership change हुआ, still you will get that benefit. Even the ownership changes, ma'am, we have shifted from one SEZ to another SEZ, still you will get the benefit. This was all with respect to your SEZ. Ma'am, if it in 3 years we fail to utilize that reinvestment reserve, by the end of the third year it would be taxable. Ma'am, if we have not utilized it as per the specified utilization that you have said, if it you misutilize it in the year of misutilization, it would be taxable. This completes your SEZ का concept revision. Now focusing on the question. ये क्या है? बीटा एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है. Beta and company partnership firm. Ma'am, no, you are doing a mistake. What? You have to directly jump to requirement. What is the requirement? The requirement is, consider that the firm has no other income. Compute the tax payable by the firm. Again assessment of firm, ma'am. Again assessment of firm. So I have to calculate tax payable by the firm. Okay. Now understand one thing. They are saying beta, a firm engaged in development of software. Remember, development of software is considered in SEZ, right? It is located in SEZ. Done. 10AA का question है. Software development manufacturing है. Manufacturing is software development is considered to be manufacturing. ये कहाँ पे? SEZ में section number 10AA is applicable. And other located domestic tariff area. Okay, we will need it for total turnover. तो यहाँ पे बोलते हैं डिटेल्स फर्निश बाय द एसएससी. डिटेल क्या की है? एसएससी ने कुछ डिटेल्स फर्निश किए. टोटल टर्नओवर एससीजेड यूनिट का इतना है, डीटीए का इतना है, तो माय टोटल टर्नओवर इज 300 लाख एंड माय एक्सपोर्ट टर्नओवर फ्रॉम एससीजेड इट इज 150 लाख and from domestic tariff area my export turnover is 50 lakh. Would I get the benefit from my domestic tariff area if export done from there? No. If export from SEZ, only in such a case I would be getting what? In such a case I would get the benefit. So I have the details of total turnover. I have the detail of export turnover. Profit they have given. Profit SEZ unit ka this much, profit your DTA ka this much. What is your total profit? 90 lakh is my total profit. Now they say amount to the reinvestment reserve is 20 lakh. They have transferred amount to reinvestment reserve kitna? 20 lakh. What is the year of establishment? Operation was commenced on 1/4/2010. In 2010 the operation was commenced and I am required to give it for 22-23. That means 21-22 is my previous year. I have to give details about that. तो how many years would have elapsed? Can you calculate this right now? आप समझ सकते हो कि 2010 में अगर ये फर्म स्टैब्लिश हुआ था SEZ में, now it is 2021, ऑलमोस्ट ऑब्वियसली क्या है, 5 years हो चुके हैं. अब ये थर्ड वाले फेज पे आ गया है. द फर्म इज एट थर्ड फेज. तो आप बोल रहे हैं क्या? टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है. हाउ यू विल कैलकुलेट? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टोटल इन थर्ड फेज वी हैव टू सी 50% of the export profit or amount transferred to reinvestment reserve, whichever is less. Okay. And what is my export profit? They have given profit of SEZ. Overall profit दिया SEZ का. They have not given export profit. They have given profit 90 lakh. Overall 90 lakh का profit है. But SEZ का profit कितना है? 50 lakh. तो how we will calculate? टोटल टर्नओवर इतना, तो माय टोटल प्रॉफिट इज इतना, तो माय एक्सपोर्ट टर्नओवर इतना, तो हाउ मच विल बी माय टोटल, हाउ मच विल बी माय एक्सपोर्ट टर्नओवर. तो सबसे पहले सी, इफ आई कैलकुलेट एज पर द नॉर्मल प्रोविजन. मैम, ये नॉर्मल प्रोविजन क्यों लिखा है? वेन एवर 10AA का डिडक्शन यू टेक, whenever it is 10AA applicable, whenever 35AD is there, whenever 80IA to 80RRB except 80P
alternate minimum tax is also applicable. What is applicable? Alternate minimum tax is also applicable. यहाँ पे बोला था क्या? नहीं बोला, but you have to calculate alternate minimum tax also. So my business income before 10AA का deduction comes to be 50 lakh over here, and the amount that I have debited to reinvestment reserve was this. तो व्हाट वाज माय ओवरऑल एससीजेड के रिस्पेक्ट में, ओनली एससीजेड के रिस्पेक्ट में आई हैव टू सी ना, क्योंकि मुझे तो बेनिफिट सिर्फ एससीजेड को मिलेगा. तो दिस इज कमिंग टू बी 40. मैम व्हाट इज माय डोमेस्टिक यूनिट? डोमेस्टिक यूनिट का प्रॉफिट इज कमिंग टू बी 40 लाख. दिस इज योर ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस टोटल इनकम. ये क्या है? तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम है. 50 लाख योर 50 लाख प्रॉफिट एससीजेड का, देन वॉट एवर यू हैव ट्रांसफर टोटल 70 था, plus 40 domestic tariff area का, that comes to be 110, that is your gross total income. Ma'am, what is the deduction of 10AA? Ma'am, export profit का 50%. Ma'am, what is the export profit? How I will identify? अरे ये तो दिया SCZ का overall given. तो मैम 70 lakh is the overall profit. When my overall turnover is इतना, जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना है. मैम ये टोटल टर्नओवर 210 कैसे आया? एससीजेड का टोटल टर्नओवर कितना है? 210 इज एससीजेड का टोटल टर्नओवर. मैम कैंट वी टेक दिस 3 लाख? नहीं, एससीजेड को ही तो बेनिफिट मिलेगा, ओनली द बेनिफिट इज फॉर एससीजेड. तो डू नॉट टेक दिस ओवरऑल टर्नओवर डीटीए का. तो हाउ वी विल कैलकुलेट? सी, हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको यूनिटरी मेथड से. मैम व्हाट इज द यूनिटरी मेथड? सी, व्हेन 210 is my turnover, my profit is itna. When 150 lakh is the turnover, how much will be my profit? Then why 150 lakh? Again come here, your export profit is what? Your export turnover is 150 lakh. तो can I calculate now कि मेरा सिर्फ export वाला profit कितना होगा? This is coming to be export profit, उसका 50% और reinvestment reserve whichever is less, this will be allowed as deduction. So now your after deduction total income is this. And इस पे it is partnership firm, 30% will be your profit, health and education 30% will be your tax. Health and education says this is coming to be your tax. Ma'am, alternate minimum tax. Alternate minimum tax के लिए what you have to do? You have to add back all the deductions taken under 10AA. तो to your total income, alternate minimum tax क्या बोलता है? I hope you have seen that video, revision video. In that you have to add back 10AA. You have to add back what? 10AA. So 90 lakh plus 20, whatever was 10AA का deduction. Now this is your adjusted total income. On adjusted total income, 18.5% you have to pay. Now this is how much I have to pay? At least 28.08 I have to pay because that is more. Okay ma'am, एक और चीज़ यहाँ पे सरचार्ज भी है. कहाँ पे? कैसे पता चला? मैम देखो, एडजस्टेड टोटल इनकम कमिंग टू बी मोर देन 1 करोड़, तो पार्टनरशिप फॉर्म में मोर देन 1 करोड़ सरचार्ज एप्लीकेबल. हेल्थ एंड एजुकेशन सेज दिस इज माय टैक्स. So actually as per my alternate minimum tax, it is the tax rate, but as per normal provision, what is the tax I have to pay? 28. So obviously I will be paying this much of the tax. ठीक है. तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑल्टर्नेट मिनिमम टैक्स एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन. देन दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, थ्योरी क्वेश्चन है ये. ठीक है. नाउ कमिंग टू एओपी. अब कॉन्सेप्ट हमारा किसका है? एओपी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. सॉरी, एओपी दैट इज योर association of person. Now 37. TQR individual, age is 28, 30. तो both are the individual who are AOP का पार्ट. AOP में कौन है? सिर्फ इंडिविजुअल है. शेयरिंग किस में होती है इनकी? 2:1. शेयरिंग कितना है? 2:1. फॉर द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2022, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए, बिजनेस में जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस डेबिट किए, वट एवर इनकम दे हैव क्रेडिटेड, दिस हैज बीन गिवन टू अस. नेट प्रॉफिट इतना है, बट टेल मी वन थिंग, योर नेट प्रॉफिट इज दिस, बट दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स and this is again capital gain income, so this should be subtracted from here because this is not PGBP, right? Then remuneration in case of AOP, is it allowed? Do you allow remuneration in case of AOP or interest do you allow in case of AOP? I have to check
कि रेम्यूनरेशन का डिडक्शन मिलता है क्या या फिर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है क्या एओपी में? इंटरेस्ट का ओनली नेट ऑफ वाला डिडक्शन अलाउड होता है, अदरवाइज डिडक्शन अलाउड नहीं होता है. देन सम अदर एक्सपेंस एंड जीएसटी पेनाल्टी ड्यू. पेनाल्टी तो तब लगती है जब लॉ के अगेंस्ट में जाते, यू गो इन अगेंस्ट लॉ, तो दिस इज ऑल्सो डिसअलाउड. So are you getting PGBP में allow disallow we have to do. After allow disallow we will get exact PGBP का income. Now what are the other expenses? Some other expenses included are wristwatch that cost 2,500 each. Wristwatch costing 2,500 each were given to 12 dealers. So this is promotional expense. You have to give this. promotional मतलब business expense का deduction you will be giving. एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इज 6,000 टू द प्रोविडेंट फंड फॉर द मंथ ऑफ 2021. नवंबर मंथ का was paid in January. Is it paid in that year only? Yes, it is paid in that year. So no, there is no adjustment that is needed. 30,000 paid in cash. Oh, disallowed. Why? You have paid in cash. जीएसटी पेनल्टी पे कर दिया 15 को. अरे इवन यू हैव पेड ऑन 15th of October doesn't matter because penalty is for infringement of law. We do not allow that. Then T and Q for this year income from other source. They have other source income also. This is the other source का income. You have to calculate total income of AOP. Now calculating the total income of AOP, how they come to this PGBP? Check it out. सबसे पहले पीजीबीपी में दिस वॉज योर प्रॉफिट. इंटरेस्ट एड बैक. वाई? इंटरेस्ट डिडक्शन नॉट अलाउड. रिमेंबर. एडवर्टीजमेंट 30,000 इन कैश, एड बैक. रेम्यूनरेशन टू मेंबर्स, you have paid remuneration to member. How much was the remuneration? The remuneration was, is it? Remuneration is also disallowed na, so disallowed remuneration. Where it is? Yeah, remuneration disallowed. GST penalty, अरे infringement of law we do not allow. So this gives you this much total. Income not taxable. These are the income should not be taxable here because it is capital gain. It is other source income. Now this is your PGBP income, and as per this is your PGBP income. This is long term capital gain. This is your other source. Now this is your total income. You have calculated AOP का total income, right? ये हो गया आपका AOP का क्या total income. And can you calculate this also? टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का शेयर उसको कितना मिला, यू हैव टू कैलकुलेट दैट शेयर. देन व्हाट इज द अदर इनकम. आफ्टर शेयर्स एंड अदर इनकम व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल कैलकुलेट टैक्सेस ऑन दैट. इस पे क्या निकालोगे, नॉर्मल रेट पे टैक्स निकालोगे. नाउ एज माई दिस एओपी इज टैक्सेबल. ये टैक्सेबल किस पे होगा, एओपी पे. अगर आप यहाँ पे टैक्स करोगे तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी अदर सोर्स इनकम 3,60,000 है एंड 2,30,000 अदर सोर्स इनकम ही जा रहा है. तो यहाँ पे इसका मतलब ऑलरेडी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा एओपी, बिकॉज बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर जा रही है इनकी इनकम. तो इन सच ए केस यहाँ पे वो आपको रिबेट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं करना है. डन. तो दिस वॉज योर क्वेश्चन फ्रॉम एओपी बीओआई. नाउ दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू अगेन एएमटी. तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं. या दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. ये कौन सा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है. दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू योर विच वन, एससीजेड वाला जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया ना, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वाला, सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे दिया है दे हैव टेकन डिडक्शन 80 IA का. So this is the same concept. There is no difference in that. This you can do. I will not repeat this question because unnecessary time जाएगा. ये वाला देखो फिर से SZ का एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं. चलो ये करके भी रखा है, ये वाला एक बार हम वापस से देख लेते हैं. इजी है, ये भी इजी है. LLP है. Are you getting one thing? They will not directly say कि AMT applicable करना है. उन्होंने पार्टनरशिप फर्म दे दिया. That is in SZ. Now फाइनेंशियल ईयर 17-18 में दे हैव एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोडक्शन. कब एस्टेब्लिश हुआ है, 17-18 में. ऑल द कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू 10AA हैज बीन फुलफिल्ड. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 इट हैज ऑल्सो सेटअप अ वेयर हाउस फैसिलिटी. कंपनी ने एक वेयर हाउस फैसिलिटी भी बनाया. इट इज 3585 स्पेसिफाइड बिजनेस. ये क्या है आपका, स्पेसिफाइड बिजनेस है. या कंडीशन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस.
कैपिटल एक्सपेंडिचर 75 लाख। मैम स्पेसिफाइड बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 100% अलाउ होता है, बट लैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन लैंड इज नॉट अलाउड, तो वो हमको सब्ट्रैक्ट करना है। 65 लाख का डिडक्शन विल बी गिवन टू अस। Warehouse become operational with effect from 1st of April 2021. An expenditure of 75 lakh was capitalized in book on that date. Expenditure capitalized on that date. 1st April को क्या हुआ था? Warehouse establish किया था. Now these are the details of SEZ. तो SEZ का profit इतना, export sales इतना, domestic sales इतना, and profit from operation of warehouse has been given. Tax, income tax you have to calculate including AMT, means normal provision as well as AMT, दोनों के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना है। तो मेरा SCZ का क्या दे के रखा है? माई SCZ का टोटल प्रॉफिट इतना एंड टोटल टर्नओवर इज इतना। ये SCZ का ही टोटल टर्नओवर है, ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का टर्नओवर नहीं दिया है। दिस इज नॉट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का टर्नओवर, ये SCZ का टर्नओवर है। टोटल टर्नओवर इतना, तो एक्सपोर्ट तो टोटल प्रॉफिट इतना। व्हेन माय टोटल टर्नओवर इज दिस मच, माय प्रॉफिट इज दिस मच, तो व्हेन माय एक्सपोर्ट सेल्स इज दिस मच, हाउ मच विल बी माय प्रॉफिट? कैन आई कैलकुलेट? यस आई कैन डू सो। सबसे पहले डायरेक्टली मैं इसको लेके जाती हूँ। सी, can I calculate when my total turnover is itna, my total profit was itna, so when my export turnover is itna, तो how much will be my profit? So my export profit is this much. तो चलो, तो सबसे पहले when I come to tax calculation of tax I have to do, तो in such a case PGBP income unit in SEZ has overall profit this much. Can I deduct the deduction? Yes. Why 32? Because अभी 17-18 है, 5 years अभी complete नहीं हुआ, तो 100% export profit का deduction मिलेगा। तो this is your SEZ का business income. What about warehouse? Warehouse का profit has been given and warehouse पे 65 lakh is allowed as capital expenditure. Why? Warehouse पे capital expenditure allowed है specified business का, but land is not allowed. तो overall your total income is this much. Total income पे can I calculate tax? Yes. Now for AMT, in this total income I will add back my deduction, that is 32 lakh का deduction as well as 65 lakh deduction I will add back from 3580. Remember this thing, whenever you will find 3580, always remember to subtract depreciation. 3580 जैसे ही आपने add back किया, you will say कि mandatory depreciation दो मुझे। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे 10% क्या है आपका डेप्रिसिएशन है, तो यू विल वांट व्हाट? मैंडेटरी डेप्रिसिएशन। आफ्टर मैंडेटरी डेप्रिसिएशन एडजस्टेड टोटल इनकम, एंड ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम चेक फॉर सरचार्ज एंड अप्लाई ऑल दिस थिंग्स। राउंड ऑफ इफ यू डू you will get marks. If you do not do round off and if it is a tough checking, you will lose your 1 mark. तो round off करना compulsory है, okay? So this is your nothing but AMT as well as SEZ and partnership firm का assessment. Now next question. Now this is question individual. I have to calculate total income of the individual and amount of tax payable. So individual का total income and amount of tax payable they have given. Ma'am, in case of individual is AMT applicable? Yes, but is for AMT adjusted total income 20 lakh के अबाव होना चाहिए। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस 34 वाला क्वेश्चन। चलो, सबसे पहले whenever it is individual, always focus on the age. Now age is 66, that means it is a senior. Now net profit from the business का net profit फिर से कितना देके रखा है? 3,65,500 they have given. Traveling after charging, personal traveling expenses, would it be allowed? Obviously it would not be allowed. Purchase of furniture item for shop 25,000, but charged in shop expense. Actually it is a which expenditure? Capital expenditure, but they have charged it as shop expenses. He owns a house, 2 floors, constructed with financial assistance of HDFC, out of which ground floor used for self-use, self-occupied property. First is let out with a rent of 8,500 per month, and municipal tax paid for the whole house was 2,500. Municipal taxes paid was 2,500, and interest paid on housing loan
For construction was 52,000. The interest paid on housing loan is 52,000. Both the floors of the house are identical. Both floors are what? Identical. So interest paid is 52,000 for construction, 2,500 municipal tax, 8,500 is your rent. Now he deposit insurance premium for self, itna, for wife, for son and daughter, and repaid loan 50,000 and paid 5,000 by credit card for health insurance. Even he has paid by the credit card for health insurance. That is an online transfer that would be considered for himself and his family. What is the total amount? Simple sa question hai. Has he opted for 115 BSc? Said not opted for 115 BSc. Now computation of the total income. Total income computation. Can I say self-occupied property? When I say what income from self-occupied property, half of the property is self-occupied for, half of the property annual value will be nil. There would be no that annual will be value will be nil. What about the deduction? That is interest deduction. They have paid 52,000 as interest, so 52,000 का 50% will be allowed. That is loss from house property. Interest पे किया इतना allow है. What about let out property? That is 50%. 8,500 is what your 8,500 is rent, and 12 months the rent coming to be this much. What is municipal taxes that are paid? What is net annual value? So they say municipal tax it is actually 2,500, but only 50% allowed for self-occupied property. It will not be allowed. So it will be allowed for rent out property. So rent out property pe they have allowed this much, and this is their net annual value. Deduction 30% will be allowed, standard deduction. This is that, and interest on house loan remaining 26,000 तो इधर का हो गया. तो लेट आउट प्रॉपर्टी पे 26,000 का डिडक्शन और है. तो ओवरऑल डिडक्शन वगैरह देके योर प्रॉपर्टी का दिस ये आपका नेट वैल्यू है, दैट इज कमिंग टू बी net annual value 1,00750. Out of this, I have subtracted 26,000 and 30225 as a standard deduction. That gives me this much of the amount. That is my net amount for renting. But इसमें अभी और 26,000 subtract होगा. Why मैम वो loss ऊपर दिया था ना? This loss from the house property. So overall your house property income is coming to be this much. What about PGBP ma'am? Personal expense I will add back. Yes, so this was my personal traveling expense that is to be added back, and purchase of furniture wrongly debited again add back, because this purchase of furniture is a capital expenditure, so depreciation मिलना चाहिए. So 10% का depreciation we have allowed, and this is your business income coming to be your gross total income. इतना deduction 86 का for insurance, self, wife, son and daughter. This is your ATC. Even house loan paid. Repayment of house loan 50,000, that is also allowed in ATC. So total coming to be this. ATD medical insurance. Medical insurance premium, he is of the age of how much? He is of the age of 66, right? So 50,000 ka will be allowed. Max allowed is 50,000. So after the deduction, total income is coming to be this. Round off karna bhulna nahi. Do not forget to round off. Now the total income is only this much. He is a senior. 3 lakh is the basic exemption limit. Easy sa question tha. Now again this question, I guess, yeah, ये तो हमारा मैथ का क्वेश्चन है that we have already done. ठीक है, मैथ वाले में हमने already किया. This is theoretical. No, this also we have done in math. मैथ वाले में हमने ये already done कर लिया. Okay, this has been covered in math. मैथ का अलग से रिविजन वीडियो है, watch it. उसमें कॉन्सेप्ट भी है, उसमें ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा दिए. ना ये हमारा अब कॉन्सेप्ट आया किसके लिए? अगेन कंपनी असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है. लेट अस डू कंपनी असेसमेंट क्वेश्चन.
दिस इज अगेन आई गेस मेट वाला है क्या? लेट मी चेक, 1 minute, गिव मी 1 minute, लेट मी चेक. Now this is again a very good question and it is not related to math. क्वेश्चन अच्छा है. सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है? अगेन मूविंग टू डायरेक्टली द रिक्वायरमेंट. टोटल इनकम वी हैव टू कैलकुलेट. वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ दिस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड. पारिक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का टोटल इनकम हमको निकालना है. नॉट एलिजिबल फॉर 35AD. स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है उसके लिए. एंड मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी हमको अप्लाई नहीं करना है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि प्रॉफिट कितना दे के रखा है? प्रॉफिट 152 लाख आफ्टर डेबिट क्रेडिट हैज बीन गिवन. डेबिट क्रेडिट के बाद 152 लाख दे हैव गिवन. नाउ पेमेंट कितना? पेमेंट ऑफ 0.25 लाख, ठीक है, एंड 0.30 लाख. बट 0.25 ऑब्वियसली 25,000 30,000 का पेमेंट दिया है. 3rd December को 25,000 गिवन एंड 30,000 ऑल्सो गिवन. बट ये 25,000 दिया था रॉ कॉर्न खरीदने के लिए टू एन एग्रीकल्चरिस्ट. दैट इज अलाउड if you pay for the agriculture produce. So in such a case that 10,000 के above is allowed. But this 30,000 is paid to a middleman, that is spice trader. Masala trading he is doing, so that is not allowed. So 30,000 will be disallowed. सबसे पहला ये adjustment. So plus करना होगा मुझे, add करना होगा क्या? 30,000 to this profit. Again that is an expense not allowed. Now employee pension. Okay, contribution toward the employee pension by central government in 80 CCD is 12%. Calculated for a sum of 3 lakh. For a sum of 3 lakh, they have calculated 12%. However, 80 CCD says only 10% is allowed. So additional कितना हो गया? Additional 2% हो गया. That additional 2% should be disallowed. तो यहाँ पे हमको additional 2% क्या करना होगा? Disallow करना होगा. Then 6,50,000 toward the transportation of various materials for the hotel without deduction of TDS. Without deduction, 6,50,000 you are paying for the transportation. However, the person has opted presumptive taxation and PAN number he has given. तो ये तो ठीक है, PAN number दे दिया, he has furnished PAN, he has opted for presumptive taxation. तो TDS तो वैसे ही डिडक्ट नहीं करना है, तो that is correct. No adjustment is needed. Profit of 12 lakh. अरे 12 lakh का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, हाउ कुड यू जस्ट टेक इट इन योर पीजीबीपी इनकम? ये तो आपका कैपिटल गेन है. तो यहाँ पे अगेन इसको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट योर पीजीबीपी का प्रॉफिट, दिस इज योर कैपिटल गेन. नाउ कंट्रीब्यूशन 2,50,000 टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी with a specific direction for scientific research. Indian Institute of Technology को you are giving a contribution of 2,50,000 with a direction of research. तो ये तो 100% डिडक्शन यहाँ पे क्या होता है? अलाउ हो जाता है. Then expense 10 lakh for the foreign travel of 2 directors for a collaboration agreement. कोई collaboration agreement होना है, डायरेक्टर्स क्या कर रहे? ट्रैवल कर रहे हैं. However, वो प्रोजेक्ट सक्सीड नहीं हुआ. If it was a नॉन, देखो अभी ये बिजनेस के रिलेशन में तो है, बट अगर ये प्रोजेक्ट सक्सीड नहीं हुआ तो फिर बिजनेस रिलेशन में नहीं रहता एक्सपेंस. इन सच ए केस वी कैपिटलाइज इट. इसको क्या बोलते हैं? फिर क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं इस एक्सपेंस को. तो यहाँ पे ये एक्सपेंस क्या है? यहाँ नहीं आएगा, एड बैक करना है. 1 lakh for the independent directors for attending the fees, but you have not deducted TDS. तो 30% क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा if you have not deducted the TDS and paid to a resident. डेप्रिसिएशन एज वी नो सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑलरेडी कितना डेप्रिसिएशन करके रखा है? कुछ ऐसा दिया है क्या? अभी तक तो ऑलरेडी वाला डेप्रिसिएशन दे हैव नॉट गिवन. तो डेप्रिसिएशन कितना है? 10 lakh का डेप्रिसिएशन वी हैव टू गिव. 10 lakh being additional compensation from state government. Some additional compensation received from the state government. कुछ additional compensation हमको कहाँ से रिसीव हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट से क्या हुआ है? कुछ एडिशनल कंपनसेशन हमको रिसीव हुआ है फॉर लैंड एक्वायर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो वी हैव रिसीव सम एडिशनल कंपनसेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. तो अगेन दिस इज नॉट योर पीजीबीपी इनकम. ये आपका क्या है? पीजीबीपी इनकम है क्या? नहीं, ये पीजीबीपी इनकम नहीं है, ये कैपिटल गेन है. ये आपका कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा.
Dividend received from a foreign company, 5 lakh. 5 lakh you receive from a foreign company. First of all, it is income from other source in which it holds 15%. Already you are holding 15% in a foreign company that has given you dividend. Then some additional information. Some corporate debt restructuring has happened and unpaid interest of 10 lakh. 10 lakh का इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया था ना. कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में अगेन दैट 10 lakh का इंटरेस्ट इज एडेड बैक. वो 10 lakh का इंटरेस्ट क्या करना है, हमको एड बैक करना है एज अ लाइबिलिटी. अब वो पे होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 lakh का, तो सिर्फ 2 lakh का अलाउ होगा. दैट 10 lakh दैट इज कन्वर्टेड एज अ लोन विल नॉट बी रिगार्डेड एज कि आपने पे कर दिया इंटरेस्ट. ओनली 2 lakh का इंटरेस्ट विल बी अलाउड. इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन इज 15 lakh. तो 10 lakh यू हैव ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड. आइदर एड बैक दैट 10 lakh एंड सब्ट्रैक्ट 15 lakh, बात वही पड़ जाएगी. तो 15 lakh हमारा डेप्रिसिएशन होगा. अ 2 lakh बिल दैट यू फेल टू राइट. 2 lakh का बिल आपने नहीं लिखा है तो इसको क्या करना होगा, हमें लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी. तो वी विल बुक द लाइबिलिटी. एंड डिविडेंड 7 lakh इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 25/9 टू इट्स शेयर होल्डर. 7 lakh का डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन यू आर डूइंग टू इट्स शेयर होल्डर. टू योर शेयर होल्डर्स यू डू 7 lakh. तो यहाँ पे देखो एक तरह से 15% आप होल्ड करते हो. दैट कंपनी गिव्स यू डिविडेंड, यू आर गिविंग डिविडेंड टू दैट कंपनी ऑल्सो. तो यहाँ पे तो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड भी हो गया ना. यहाँ पे क्या हो गया, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड भी हो गया. तो लेट अस चेक कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को. दिस इज माय पीजीबीपी का प्रॉफिट. नाउ एज आई नो कि रॉ मटेरियल पे 30,000 डिसअलाउ होना चाहिए था, दैट हैज बीन डिसअलाउड. देन 10% was allowed as an employee pension scheme and your CCD, 80 CCD, but you have given 2% extra. तो ये 2% extra I have what removed. मुझे 2% extra क्या करना पड़ेगा, remove करना पड़ेगा. Being डियरनेस अलाउंस, बेसिक सैलरी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट आप कैलकुलेट करोगे. अगर कुछ है तो इसका 10% ओके है, बट उससे ज़्यादा अगर आपने कुछ दिया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा. तो बेसिक सैलरी का डिटेल डियरनेस अलाउंस दे हैव गिवन. पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट है, ये तो ठीक है ना, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करना है. देन फॉरेन ट्रैवल टू डायरेक्टर्स ने किया तो इट विल बी रिगार्डेड एज कैपिटल इन नेचर बिकॉज दैट प्रोजेक्ट डज नॉट सक्सीड. तो इसको एड बैक कर दिया हमने. देन फीस पेड टू द डायरेक्टर बट यू फेल टू डिडक्ट टीडीएस. तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा, दैट वी हैव डन. देन व्हाट इज क्रेडिटेड बट शुड नॉट बी क्रेडिटेड इन पीजीबीपी. तो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया. देन यू हैव गिवन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इट इज एवरीथिंग इज करेक्ट, कुछ नहीं करना. डेप्रिसिएशन बाय 5 लाख बिकॉज 10 लाख पहले कर दिया, इन्होंने एडिशनल 5 लाख को सिर्फ और ले लिया है. एडिशनल कंपनसेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से एडिशनल कंपनसेशन कैपिटल गेन है, अगेन यू शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पीजीबीपी. देन डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है. एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट जो ड्यूरिंग द ईयर है दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड. उतना अलाउ होगा तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड दैट इंटरेस्ट. एंड लाइबिलिटी बुक करना मीन्स दैट इज सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी हैव अगेन सब्ट्रैक्टेड द लाइबिलिटी दैट यू हैव ओमिटेड. नाउ दिस विल गिव मी ओवरऑल पीजीबीपी का प्रॉफिट इतना. देन माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दैट इज फॉरेन कंपनी आई हैव टेकन. दिस इज माई ग्रॉस टोटल इनकम. Now, is there any deduction? ATM का deduction because this is inter-corporate dividend. Inter-corporate dividend में what you have distributed or what you have received, whichever is less, तो उतना क्या होता है, इतना allow हो जाता है. And it should be return filing 1 month before the date of return filing you have to give. तो ये हमारा क्या हो गया, total income, and we were required to calculate only total income in this question. So I hope that is again clear for you. So one another good question we have covered here. I'm not going with this simple questions, okay? Only जो अच्छे question है that I'm covering. Now this question, yeah, this type of question we have already done. 2 lakh, 1 lakh still lying with you. This question we have done. This type of question. Remember GST आपको कितना मिला, 7 lakh. बट 3 लाख आपको रिफंड करने बोला, आपने रिफंड नहीं किया, ओनली 2 लाख रिफंड किया, 1 लाख है. दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट वी हैव डन. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, यही वाले में ओके एक ही, इसको भी एक बार हम कर ही लेते तो सारे ब्रेन टीजर खत्म.
XYZ एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में एंगेज है. प्रॉफिट लॉस कितना है आफ्टर डेबिट क्रेडिट 700. डेप्रिसिएशन जो है इनका भाई, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ इज, कंपनी एक्ट का इतना है तो वी हैव टू व्हाट एड बैक 50 लाख. अगेन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2 लाख एंड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2 लाख फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर रिमिटेड ऑन 30 जून. 30 जून को इसे रिमीट कर दिया. देन बोलते हैं कंपनी अमेंडेड अ नोट appended a note to its income statement that industrial power tariff concession was received. अरे स्टेट गवर्नमेंट से इसको रिसीव हुआ ये टैरिफ कंपनसेशन ऑलरेडी, अगर इसने क्रेडिट कर लिया है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ऑल्सो ओके. देन कंपनी हैज एन अमाउंट ऑफ 25 लाख बीइंग सम एस्टिमेटेड एज पेबल टू द वर्कर. अगेन सम पे करना है विद इन 3 years टू द वर्कर, 25 लाख है तो ये फेयर एस्टिमेट के बेसिस पे इंडेस अलाउ करता है. तो वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. Then company had provision of 10% for bad and doubtful debts, that will be allowed. Creditors, debtors आपको दे के रखे. Debtors who own the company an amount 40 lakh was declared insolvent. तो bad debts you will book. तो bad debts यहाँ पे क्या करती है, बुक करे, और बुक की हुई है तो that is also okay, वो तो allowed ही होता है. Sundry creditor include an amount 50 lakh payable to A and company towards the supply of raw material which remain unpaid due to quality issue. Agreement has been made on 31st March to settle the amount at a discount 75%. Remission of the liability, when there is remission of the liability, deemed profit वाला concept आता है. Then opening closing stock of the year has been given and that has been overvalued. ये नया adjustment है, इसको देख लेते हैं. देन प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ये वाला भी हम कर चुके हैं. ग्रेच्युटी का प्रोविजन एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस पे 500 है, और ड्यूरिंग द ईयर इतना पे किया, नेट बेसिस पे क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा. राइट. कमीशन 1 लाख पेड टू द रिकवरी एजेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ दैट, TDS हैज बीन डिडक्टेड एंड रिमिटेड. तो ये तो सही है, अच्छा है, अगर तुमने कर दिया तो ये तो अलाउड एक्सपेंसेस है. Company has purchased 500 tons of industry paper as a packing material at a price this much from PQR firm with in which majority of the directors are partner. PQR normal selling price in the market for the same material is this. तो ये तो तुमने क्या किया, related party से you have purchased. Actually, when you sales to a related party, normal selling price in the market is 28,000. Then why you are taking it for 30,000? तो यहाँ पे fair value concept क्या होगा, applicable हो जाएगा. Then there was an additional plant and machinery 50 lakh which was used for more than 180 days. Additional depreciation not adjusted. We can adjust that. Normal depreciation they have given. Company has credited a subcontractor an amount 10 lakh on 31st March towards repairing a machinery. The TDS was remitted on this day. So they have remitted TDS on December. However, 31st March को क्या किया था, आपने पेमेंट किया था, तो यहाँ पे डिसअलाउंस का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है. तो सी डेप्रिसिएशन तो टोटली एड बैक कर दिया. एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, सिंस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू EPF हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन बिफोर द ड्यू डेट. यहाँ पे इन्होंने डेट बताई है, इन्होंने कब डिपॉजिट किया है. तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दे हैव डिपॉजिटेड व्हेन ऑन 30 जून. ठीक है. तो यहाँ बोलते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2 लाख है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, बट यू हैव रिमिटेड इन जून. तो टाइमली यू हैव नॉट डिपॉजिटेड. तो इन सच अ केस ये क्या हो जाएगा, व्हेन इट इज नॉट डिपॉजिटेड टाइमली, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड. तो एड बैक करना होगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. देन व्हाट अबाउट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, सिंस सेम हैज बीन डेबिटेड एंड नो फर्दर एडजस्टमेंट इज नीडेड. तो बोलता है कि ये तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तब अलाउ होता है जब ऑन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप फाइल करते हो. तो यहाँ पे पेमेंट बेसिस पे ये अलाउ होता है, तो ये ठीक है. हमारा मेन कंसर्न क्या था, ये हमने दे दिया. ये क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अलाउ कर दिया. देन ग्रेच्युटी वाला पार्ट भी वी हैव डन. कमीशन वाला क्या है, कोई इशू ही नहीं है, सब कुछ सही था, तो उस पर क्या फर्दर एडजस्टमेंट करना है. सी परचेस ऑफ पेपर एट हायर प्राइजेस, आपने कितने पे परचेस की, 2000 हायर प्राइजेस पे परचेस की, और कितना टन, 500 टन. तो ये जो परचेस है एड बैक करो, दिस मच ऑफ एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड.
जीएसटी रिफंडेबल वाला वी हैव डन। देन डिस्काउंट, जो आपने एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 75% for supply of raw material is taxable under section 41(1) that is deemed profit since same has already been credited, इसको भी ऑलरेडी इन्होंने क्रेडिट कर लिया तो कोई इशू ही नहीं है। ये रहा ओवर वैल्यूएशन। यहाँ पे बताया है ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों में वैल्यूएशन का डिफरेंस क्या है, ओवर वैल्यूड किसको करके रखा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है दे आर ओवर वैल्यूड। देखो ओपनिंग स्टॉक कितने से ओवर वैल्यूड है, 10% से, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 200 है, वो भी 10% से ओवर वैल्यूड है, एंड क्लोजिंग स्टॉक 225 है, वो भी 10% से ओवर वैल्यूड है। दोनों क्या है, 10% से ओवर वैल्यूड है। नेट इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल नेट इम्पैक्ट आएगा। अब कैसे आएगा नेट इम्पैक्ट, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या हो जाते हैं, नेट हो जाते हैं। तो इसका नेट इम्पैक्ट कैसे आएगा, तो देखो the amount by which stock is overvalued has to be reduced for computing business income। obviously मुझे अगर क्लोजिंग स्टॉक और ये ओवर वैल्यूड आ रहा है तो नेट बेसिस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट बेसिस पे इसको वापस से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग का अगर हम डिफरेंस देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, 50 लाख का डिफरेंस आ रहा है, और ये कितने से ओवर वैल्यूड है, 10% से ओवर वैल्यूड है। तो 50 लाख डिवाइड बाई 10% करें तो ये एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 50 लाख, जस्ट अ मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, एक मिनट। यहाँ पे देखो 200 अपना ओपनिंग स्टॉक था, 250 अपना क्या है, 255 या 255 क्लोजिंग है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 55 लाख से डिफरेंस जा रहा है। ये 55 लाख के 110% है, यस ये 55 लाख कितना है, 110%। तो 55 डिवाइड बाई 110% गिव्स मी 50 लाख। तो एक्चुअल में क्या है, 50 लाख का क्या जा रहा है, डिफरेंस जा रहा है। इस ये 50 लाख का 10% मुझे क्या करना है, हटाना है, क्योंकि रिमूवल करना है। तो ये 50 लाख ओरिजिनल होना चाहिए था, ये इसका 10% क्या हो गया, 5 लाख। तो सिमिल बस करना क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस इज कमिंग टू बी 55 लाख। 55 लाख इज 110%, दैट इज व्हाट 110%। तो उसका वो ओरिजिनल अमाउंट कितना है, तो वो ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 50 लाख, जिसका 10% पे आपने ओवर वैल्यूएशन कर दिया है, तो हमने उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बस, और एडिशनल डेप्रिसिएशन हमने कंसिडर कर लिया, सब कॉन्ट्रैक्टर को पे किया, टीडीएस डिडक्ट किया, बट रिमिट किया आफ्टर ड्यू डेट, तो 30% का डिसअलाउंस है, दिस विल गिव यू योर टोटल इनकम, एंड आफ्टर टोटल इनकम यू कैन कैलकुलेट योर taxes. So this is nothing, all the brain teaser questions of your various entities that were actually to be solved before exam we have considered. This is theory. Then okay, we will solve this 28 AOP ka question that we will be solving. Again this is theory. Just a minute. We have already done this type of question n number of time now. You can do it by your own. 3 partners we have done, there are 3 partners, like individual capacity, we have done salary, फिर बाद में न्यू डीड में अमेंडमेंट इस दिन आया, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन इन ब्रेन टीजर, सेम कट कॉपी पेस्ट, दिस ऑल्सो वी हैव डन, दिस इज वेरी इजी, दैट इज फर्स्ट 3 लाख पे 90%, देन 60% ऑन रिमेनिंग बैलेंस। So yeah, 24 we will be doing AOP ka one question we will be doing. Then what is this, SEZ, already SEZ ka much better question we have done, so we will not solve this. Then we will solve questions related to investment fund. Yeah, we will solve this question related to investment fund. So that means only 5-4 questions are left, ज़्यादा questions कुछ left नहीं है। business trust का question we will be doing. टनेज का क्वेश्चन दैट यू कैन डू, इजी है वो, टनेज के क्वेश्चन में कुछ इशू नहीं है। वी हैव डन दिस ऑलरेडी, मैथ का क्वेश्चन वी हैव डन इन माय मैथ वाला, तो वो मैथ में ऑलरेडी हो चुका है। तो दैट मीन्स ओनली 4-5 क्वेश्चन आर लेफ्ट एंड वी आर डन विद द वेरियस एंटिटी के ऑल द क्वेश्चन। दिस इज डन इन योर मैथ। या वॉर्मस
खत्म. वार्म अप से पहले ये सिर्फ इलस्ट्रेशंस है, नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जाम. ओनली 4-5 क्वेश्चन. सो क्विकली लेट अस स्टार्ट दैट. चलो नाउ सॉरी, AOP का क्वेश्चन. JK Associate is AOP, has two members, J 40 age, K 37 age. 60% 40% is the sharing ratio. That means they have the profit sharing ratio. उनको पता है कि sharing क्या होती है, कितनी है. sharing पता है. We know the sharing of income का ratio कितना है. AOP की income is 7 lakh based on the income of individual. AOP का टैक्स रेट डिसाइड होता है, राइट. AOP का टैक्स रेट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल. So tax liability of AOP they want and members in following situation. So they say J and K, their income other than the income of AOP, other than AOP income, their income is 1 lakh and 5 lakh 70,000. So they are saying कि already other income को छोड़ के AOP की इनकम को छोड़ के तुम्हारी इनकम तो वैसे ही क्या हो रही है. एक की इनकम 1 लाख है, एक की 5,70,000. दैट इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. तो इन सच ए केस यहाँ पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट होगा. तो इंडिविजुअल शेयर ऑफ द मेंबर इज नोन. टोटल इनकम ऑफ मेंबर एक्सक्लूड द शेयर ऑफ AOP इफ इट एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन. मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्सेबल होगा. एंड इफ जे के इनकम अदर देन दिस दोनों की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो इट विल बी टैक्सेबल एट स्लैब रेट. तब वो किससे टैक्सेबल होगा? एट द एप्लीकेबल स्लैब रेट. एंड व्हेन इट इज टैक्सेबल एट स्लैब रेट, इन सच अ केस रिबेट का कॉन्सेप्ट विल बी देयर. तो आपको रिबेट भी क्या करना होता है? कैलकुलेट करना होता है. देयर विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट. इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिकॉज वार्म अप में क्वेश्चन टफ नहीं है. देयर इज नो टफ क्वेश्चन इन द वार्म अप. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, राइट. दिस वी हैव डन. Then this kind of question, as I told, already हमने कर लिया है. This is also done. Ram 56, Karta of HUF. HUF consists of himself, his wife and two sons. And Mr. C 28 and Mr. Minor D 16. Two sons. एक 28 का, एक minor है. HUF is assessed to the income and has business income from the year 10-11. The business income of HUF for the year 31st 2022 is 5 lakh. Ram is employed in private company and has a salary of 6,10,000. Ram is who? The Karta. He is in a private company. Business income इतनी है, private company में salary इतना है. And you are requested for what? Treating independently. Mr. C gave gift of 1 lakh to HUF Mr. Ram. Who is Mr. C? Son. Son has given gift. तो relative के through gift जा रहा है किसको? C gift दे रहा है to HUF Mr. Ram. Total income of HUF क्या होगी? HUF has one house property fetching rent 10,000. HUF is having a house property that have a rent of 10,000 and some movable asset. There is a proposal to make partial partition. Income tax does not recognize partial partition. ठीक है. By allotting house to S, is it advisable? Minor D earned 70,000 by use of skills. His own skills he is using. तो जब खुद की skills use करता है तो clubbing होती है क्या? Remember? A car owned personally by Ram was blended with the HUF during the year. It was leased out for monthly rent 10,000. तो सबसे पहले when a gift of 1 lakh is given by the major son, he is a relative. Hence total income would be 5 lakh. That is business income. While relative से अगर gift मिलता है तो 56 to 10 not applicable. उसमें स्कोप में नहीं आता. Then पार्शियल पार्टीशन वैसे भी रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो पार्शियल पार्टीशन एडवाइजेबल नहीं है. 70,000 खुद की स्किल्स पे अर्न कर रहा है तो इंडिविजुअल हैंड में ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा. एंड वेयर अ मेंबर ऑफ द HUF ब्लेंड्स इज सेल्फ
acquired property for inadequate consideration, तो फिर से क्या होगा, जब inadequate consideration के लिए आप दे रहे हो अपनी self occupied property, then income derived is deemed to arise from to the transferor member and not HUF. तो इनकम उसकी जो भी होती है, देखो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए इफ यू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी इन सच केस व्हाट एवर इनकम इज डिराइव वो ट्रांसफरर की मानी जाती है, ऐसा नहीं माना जाता है कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। तो सिंस नो कंसिडरेशन देयर इज इनएडिक्वेट नहीं है तो कंसिडरेशन ही नहीं है, तो व्हाट एवर इनकम इज देयर वो इनकम किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफरर की ही, ओरिजिनल वाले ओनर की ही मानी जाएगी। दैट इज सिंपल क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो डन। Now, investment fund. The following are the particulars of three investment fund. That is A, B, C, D. This is four. Four investment fund का particulars have been given. Total income we have to हमको क्या करना है, total income of the investment fund निकालना है as well as each unit holder. So unit holders are 20. For a period of 12 months, more than 12 months they have hold the units. ठीक है। And income from investment in investment fund is the only income of the unit holder. सिर्फ यही income है इनके पास, इसके अलावा कोई income नहीं है। Investment fund C has following income components. What would be the total income of the fund and unit holders? Business income, capital gain, other source. That is so simple they have given. देखो उन्होंने बोला है कि हमको सी के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें दी हैं और हमको टोटल इनकम किसकी निकालनी है, ओवरऑल टोटल इनकम 20 यूनिट होल्डर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में। ए की कोई बिजनेस इनकम है नहीं है, देयर इज नो बिजनेस इनकम। सी इज हैविंग बिजनेस इनकम, नो बिजनेस इनकम। बी इज हैविंग बिजनेस इनकम एंड डी इज हैविंग बिजनेस इनकम। So A and C is having no business income, that is total income nil. B is having 2 lakh, D is having 3 lakh. इधर कितना है 2 lakh and D is having 5 lakh. एक सेकेंड, यहाँ पे 3 lakh क्यों लिखा है? I guess this is misprinting. चेक करते हो। Then capital gain 16 lakh, 14 lakh and 20 lakh. अब एक चीज बताओ, ये अलग से बिजनेस इनकम क्यों लिखा? बिकॉज इन्वेस्टमेंट फंड बिजनेस इनकम पे टैक्स खुद पे करता है, तो लॉसेस भी कुछ होंगे तो वही कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करेगा एंड पीजीबीपी इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। तो ओनली इनकम टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड इज दिस मच। देन total income in the hands of unit holder, capital gain is distributed, other source is distributed। तो total capital gain and other source का कितना हो गया, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स का जो टोटल इनकम है नाउ 16 and 4 20 यूनिट होल्डर्स है, तो 16 लाख डिवाइड बाय 20,000 एंड दिस 4 लाख डिवाइड बाय 20,000। तो ये पर यूनिट होल्डर्स की आपको क्या मिल गई है, इनकम। ये क्या है, पर यूनिट होल्डर इनकम हैज बीन गिवन टू यू। ये टोटल इनकम कितनी हो गई, पर यूनिट होल्डर्स की। सिंपल। नाउ व्हाट दे हैव डन, टैक्स रेट क्या होगा 30%। ठीक है, इफ इन्वेस्टमेंट फंड इज अ फर्म, और 25%, 30 या 25% डिपेंडिंग इन्वेस्टमेंट फंड क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट फंड के क्या होते हैं, लॉसेज है, जैसे फंड इन्वेस्टमेंट फंड डी, इन्वेस्टमेंट फंड डी के क्या है, लॉसेज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लॉसेज है। सी के पास भी लॉसेज है, दैट इज कैपिटल गेन लॉसेज। तो रिमेंबर वन थिंग, when the investment fund is having losses, that is not PGBP का लॉस, तो कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स का लॉस जो होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा किसको, यूनिट होल्डर्स को क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे पहले तो वो सेट ऑफ कर लेंगे, सबसे पहले दे विल डू द सेट ऑफ, जितना सेट ऑफ हो रहा है बिजनेस इनकम से दे विल डू द सेट ऑफ, बट आफ्टर सेट ऑफ क्या होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पे कितना दिया था, 5 lakh was my business income but I was having losses। तो पहले मैंने लॉसेस को सेट ऑफ किया, तो मेरी बिजनेस इनकम कितनी है, 3 lakh इज माई बिजनेस इनकम, देयरफॉर मेरी बिजनेस इनकम कितनी है, 3 lakh। अब इफ आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 31 मार्च 2019 को ये एक्चुअल में बोला था कि लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बट 31 मार्च को एटलीस्ट 12 मंथ्स तक तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, उस दिन 31 मार्च को होल्डिंग होनी चाहिए यूनिट्स की, और बाद में अगर लॉस यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट तो एटलीस्ट 12 मंथ्स का क्या होना चाहिए, होल्डिंग होनी चाहिए उन असेट्स पे।
तो जिन्होंने 12 मंथ तक होल्डिंग रखी है उनको लॉसेस क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हमको बोला भी था कि दे हैव, यहाँ पे कहाँ पे बोला था, देखो इन्वेस्टमेंट फंड 20 यूनिट होल्डर्स है और ईच हैविंग 1 यूनिट एंड एक्सीड 12 मंथ्स दे होल्ड, उन्हें 12 मंथ से ज़्यादा इन्होंने होल्ड करके रखा है। तो देखो इन्वेस्टमेंट फंड सी business loss is 2 lakh, set off against the other source, now the business loss coming to be, overall loss coming to be what, 6 lakh. Under that capital gain cannot be set off against, देखो business loss capital gain से set off नहीं होता है, तो same can be carry forward, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको कैरी बिजनेस लॉस है तो बिजनेस लॉस से आप क्या क्या सेट ऑफ कर सकते हो, कोई भी और लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी, ठीक है। बिजनेस लॉस क्या है, किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, बिजनेस हेड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी ऑफ दी हेड बट सेट ऑफ सैलरी से नहीं होता है। अब यहाँ पे हमको बिजनेस सबसे पहले अगर मैं बताऊं, फिर से आते थोड़ा सा अच्छे से कर लेते इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास अदर सोर्सेज के लॉसेज है, कैन आई सेट ऑफ विद बिजनेस लॉस, यस। मेरे पास अदर सोर्स की इनकम है, क्या बिजनेस लॉस इससे सेट ऑफ हो सकता है, यस। तो ये सेट ऑफ होने के बाद मेरे पास कितना बचा, 6 लाख बचता है, क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बट कैपिटल गेन को मैं यहाँ पे कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकती फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज पर द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल्स। तो इसका मतलब कैपिटल गेन का लॉस जो है दैट इज 6 लाख, वो क्या होगा, यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। वो क्या होगा, यूनिट होल्डर्स के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितने यूनिट होल्डर्स है, 20,000 यूनिट होल्डर्स है, 20 यूनिट होल्डर्स है, 20 यूनिट होल्डर्स में ये 6 लाख डिवाइड बाई 20, 30,000 क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इसे सेट ऑफ करना है तो ये कैपिटल गेन से ही आगे सेट ऑफ होगा। तो अगर नेक्स्ट ईयर में आपको कैपिटल गेन होता है तो ये कैपिटल गेन से ही क्या होता है, सेट ऑफ होता है। तो नेक्स्ट ईयर 9 लाख का मुझे क्या आ गया, कैपिटल गेन आया। तो अभी मैंने क्या करा, 9 लाख का कैपिटल गेन जो है वो 45,000 हुआ, 9 लाख डिवाइड बाई 20 कितना होता है, 45,000। तो कैन आई सेट ऑफ, यस। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, सेट ऑफ कर सकती हूँ। 45,000 माइनस 30,000 मेरा क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। और इसके अलावा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिजनेस इनकम कभी डिस्ट्रीब्यूट, बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम के जो भी लॉसेज होंगे पहले पूरे लॉसेस सेट ऑफ होंगे, सेट ऑफ होने के बाद ही ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पूरा जो क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट फंड पे, तो इन्वेस्टमेंट फंड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन पीजीबीपी के लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। पीजीबीपी का अगर कोई लॉस है तो वो इन्वेस्टमेंट फंड ही उसको क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा या फिर सेट ऑफ करेगा। इसके अलावा एनी अदर हेड के लॉसेज है उसको आप पहले तो जितना सेट ऑफ हो सकता है सेट ऑफ कर लो, आफ्टर सेट ऑफ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। 31 मार्च 2019 से ये अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इफ ऑन 31 मार्च 2019 यू होल्ड द असेट तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस पहले के जो है वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट आफ्टर 31 मार्च 2019 इट इज नीडेड कि एटलीस्ट 12 मंथ आपको होल्डिंग करनी होगी इन यूनिट्स की। अगर 12 मंथ तक आप होल्डिंग करते हो इन यूनिट्स की, ओनली इन दैट केस आपको क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले सेट ऑफ करो, सेट ऑफ करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले देख लो जितना सेट ऑफ हो रहा है फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट ईयर अगर कैपिटल गेन इनकम होता है तो फिर अगर कैपिटल गेन के लॉसेस आपने कैरी फॉरवर्ड किए हैं तो कैपिटल गेन हमेशा कैपिटल गेन से ही क्या होता है, सेट ऑफ होता है। ये उस बारे में ही क्वेश्चन था, एक बार इसको जरूर सॉल्व कर लेना। देन इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सी बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, टैक्स बताना है कि कितना टीडीएस होगा एंड व्हाट वुड बी द रेट कितना है, टैक्स कितना है। एंड दिस क्वेश्चन कुड बी इजीली बी सॉल्व, ये अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर बिजनेस ट्रस्ट का आपने क्या देखा है मेरा रिविजन वीडियो। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ये कौन सा है, रियल इस्टेट ट्रस्ट है। तो इंटरेस्ट इनकम कहाँ से हुआ उनको, बीटा लिमिटेड से ना। बीटा लिमिटेड से क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम होता है। अब बिजनेस ट्रस्ट दैट इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी गिव द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम। बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट इनकम हो रही है बीटा लिमिटेड। अब बीटा लिमिटेड कौन है, बीटा लिमिटेड इंडियन कंपनी दैट इज एसपीवी। अगर इंटरेस्ट इनकम वहां से मुझे रिसीव होती है तो क्या कोई टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज पास थ्रू स्टेटस।
डिविडेंड इनकम नहीं लगेगा. वाई? डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगेन शेयर्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स. तो यहाँ पे लिस्टेड है तो कितने पे टैक्स लगेगा, एंड अगर ये दूसरा है तो कितना होगा, तो यहाँ पे 20% होगा एंड लिस्टेड पे भी अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा. इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ अनलिस्टेड डिबेंचर्स, अनलिस्टेड डिबेंचर पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और रेंटल इनकम. तो सी सबसे पहली चीज आपको सिर्फ ये बताना है कब कौन से पे टैक्स रेट लगेगा और उसका टीडीएस क्या होगा. तो सी इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में तो टैक्सेबल नहीं है, बट इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है, उसको टीडीएस तो डिडक्ट करना होगा. तो टीडीएस कितने पे डिडक्ट करेगा, इट विल डिडक्ट टीडीएस फॉर रेसिडेंट अगर है तो कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, नॉन रेसिडेंट है तो कितना टीडीएस डिडक्ट होगा. Then similarly, dividend income not taxable in the hands of your यूनिट होल्डर. बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होगा यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में भी अगर एसपीवी जो है वो 115 जो कॉन्सेप्ट आता है ना 115 बीएबी, उसको बी डबल ए उसको ऑप्ट नहीं करती है. जब ये 115 बी डबल ए ऑप्ट नहीं करती, मतलब ये 22% पे टैक्स पे नहीं कर रही है, ये 30% पे ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है. तो डिविडेंड इनकम यूनिट होल्डर्स के हैंड में भी क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है. जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे होता है तो 15% इज द टैक्स रेट, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. और अगर ये अदर देन शेयर्स है एंड दैट इज नॉट लिस्टेड, तो इन सच ए केस 20%, सॉरी इसमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट है, आई फॉरगेट, इस पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे आपका टैक्स लगता है. अदर इनकम कुछ भी है उस पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा. और रेंटल इनकम, अब रेंटल इनकम आप रेसिडेंट को दे रहे हो या नॉन रेसिडेंट को दे रहे हो. रेसिडेंट के केस में नॉर्मल रेट इन फोर्स है, नॉन रेसिडेंट के केस में 10% है. रेंटल इनकम, इफ आई टॉक अबाउट रेंटल इनकम, रेंटल इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, तो रेंटल इनकम किसी की नहीं है. रेंटल इनकम वेदर रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट सबके लिए क्या है, रेट इन फोर्स पे टैक्सेबल है. बट व्हेन इट कम्स टू योर नॉन रेसिडेंट उसका टीडीएस भी क्या होगा, नॉर्मल रेट इन फोर्स होगा. एंड व्हेन इट कम्स टू रेसिडेंट उसका टीडीएस रेट कितना होगा, 10% होगा. दिस यू हैव टू गिव इन योर बिजनेस ट्रस्ट. सिर्फ आपको रेट बताना था इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अकॉर्डिंगली. This completes business trust investment fund, and along with that tonnage you will be doing, as I said, along with that we have completed entirely MAT, we have completed various entities के सारे question, everything I have tried to complete for you. My entire question bank that I was having that include StudyMat का illustration also, and this was just for reading. If you फाइंड इन माई बुक, ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ जस्ट फॉर रीडिंग है, और जस्ट फॉर रीडिंग हम एग्जाम पर्पज के लिए नहीं करते हैं. तो दिस कंप्लीट्स एंटायर question revision of your various entity, hoping it to be very very helpful for you during this time of your examination. Now I will be giving you a charitable trust ka revision lecture. In that revision lecture I will be giving the questions also, but question वन बाय एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन के साथ सारे के सारे एडजस्टमेंट आई वुड बी डिस्कसिंग कि दिस आर द टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, दिस आर द टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट. तो ओवरऑल आपका चैरिटेबल ट्रस्ट विद क्वेश्चन आई विल बी कंप्लीटिंग, होपिंग इट टू बी हेल्पफुल फॉर यू. And if it is helpful, do like, share and subscribe, and at least comment, because it literally take effort to do all this thing in very less time. वो भी प्रिसाइसली कि एक एक चीज़ ट्राई करो कि आपको बता पाओ कि इट टेक्स efforts. So at least give comment and share with your friends, because many of them would be needing. And various entity and your international taxation is 60 marks का weightage both, at least 60, I will say minimum 60 तो 30 तो आपका उधर हो गया, that is your international taxation. 8 is your TDS TCS, then remaining is for your various entity. तो इतना तो आपका बनता है, ये तीन अगर आप कर लेते हो तो बहुत बेनिफिशियल है. ऑन टेलीग्राम गार से रिलेटेड रिविजन वीडियो आई हैव गिवन ऑन टेलीग्राम. दिस इंटरनेशनल टैक्सेशन अलॉन्ग विथ क्वेश्चन जो मैंने अभी वीडियो डाला है वो भी दिया है. वेरियस एंटिटी के सारे क्वेश्चन डिस्कशन का वीडियो ये वाला ऑलरेडी अपलोड होने वाला है. एंड योर
वेरियस एंटिटी का मैट विथ क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड। डीटी का एक एनालिसिस भी डाला है 18 मिनट्स का। इन दैट डीटी पेपर एनालिसिस हैज बीन डन कि कौन से क्वेश्चन की पोजीशन क्या रहती है इन द पेपर, डू वॉच इट बिफोर एग्जाम। ओके, so this is it from my side. I was thinking to give PGBP के question, but looking to this कि already PGBP में वही process होता है, allow disallow वो सारी चीजें, तो instead of that I will have a poll on Telegram। अगर आपको लगता है तो मैं PGBP का रिविजन ले सकती हूँ ओवरऑल कॉन्सेप्ट का, तो आई विल डू द रिविजन ऑफ ओवरऑल कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑलरेडी PGBP का ये जो चीज़ है ना, फॉर्मेट तो सेम है, यू शुड नो द प्रोविजंस नाउ। So if you want PGBP का concept revision, I can take, and it would be hardly of 1 hour. Hardly 1 hour में I will complete 1 or 1.5 hour. I will complete overall concepts of PGBP if you want, then only. ठीक है? So charitable trust, you will be waiting for me. Charitable trust either tonight or early in the morning it will be completed. It will be uploaded विद दी क्वेश्चन डिस्कशन। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दो बिना टेंशन के, और छोड़ दो भगवान को। ठीक है।